नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वीईडी एनालिसिस के बारे में। इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जिसकी मदद से हम हमारे इन्वेंट्रीज में जो आइटम्स प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल्स जिसे हम कहते हैं, तो वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शनल इंपॉर्टेंस के ऊपर हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं 3 चीज़ों में, वी, ई एंड डी। तो इसे टोटली कहा गया है वीईडी एनालिसिस। तो इट इज ए कैटेगराइजेशन टेक्निक फॉर आवर इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीईडी एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म है वी फॉर वाइटल, ई फॉर इसेंशियल एंड डी फॉर डिजायरेबल आइटम्स। तो हमारे इन्वेंट्री में जो भी आइटम्स या तो फिर रॉ मटेरियल्स मौजूद है, तो उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन उसके फंक्शनल इंपॉर्टेंस। मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है रॉ मटेरियल, इसको मुझे प्रोडक्शन के लिए भेजना है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये 3 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आएगा, राइट? तो ऐसे n नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। तो वो n नंबर ऑफ आइटम्स ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स विच इज रिक्वायर्ड इन अ कंपनी और फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, तो इसके फंक्शनल इंपॉर्टेंस के ऊपर इसका कैटेगराइजेशन होता है इन तीनों में से। Inventory is categorized into 3 categories based on functional importance. First category V for vital items, E for essential items, and D for desirable items. So 1, 2, and 3. The VED analysis is generally used for spare parts. अभी आपने most of the times ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या तो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा होगा, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री में जनरली ये वीईडी एनालिसिस यूज होता है। स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेयर पार्ट्स में यूज होता है। अभी इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये चार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन बहुत बार होता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। वाइटल के लिए हमें नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड एनी अदर प्रोसेसेस, ये जो वाइटल आइटम्स है ये हमें लगने ही लगने हैं, इसके बिना हमारा प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता, आगे प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वाइटल आइटम्स इतना इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। इसेंशियल आइटम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, इसमें रिक्वायरमेंट होती है उनकी, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड डिजायरेबल में कि इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड, ये नहीं भी हो तो भी चलेगा। अभी वाइटल आइटम्स बढ़ते हैं उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर ये अनअवेलेबल होते हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल आइटम्स विल स्टॉप द प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में ही बता दिया कि अगर ये नहीं है मौजूद हमारे पास, तो इसके बिना हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, या तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अनअवेलेबिलिटी विल स्टॉप द प्रोडक्शन। इसेंशियल आइटम्स, उसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल आइटम्स में डिसरप्ट द प्रोडक्शन एंड क्रिएट फॉल्टी फिनिश प्रोडक्ट्स। इसके बिना हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है तो वो बिगड़ जाएगा, वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। और अगर हो भी जाता है, प्रोडक्शन हो भी जाता है, तो भी वो प्रोडक्शन होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें कुछ खामियां आपको नजर आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा फॉल्स नजर आएगा कि जिसके मदद से वो पूरा प्रोडक्ट कैंसल आउट हो जाता है, या तो फिर उसको डैमेज के अंडर कंसिडर किया जाता है, डैमेज्ड प्रोडक्ट। उसके बाद आता है डिजायरेबल। अगर इसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल आइटम्स में नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिजायरेबल आइटम्स का। बढ़ते हैं वाइटल आइटम्स की तरफ। इसका हमें कांस्टेंट चेकिंग करना है ऑफ द स्टॉक्स एंड ऑर्डरिंग बिफोर हैंड इफ लेस। हमें हमारे स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक आता है, तो उस पर कांस्टेंट चेक करना पड़ता है कि कितना स्टॉक अभी हमारे पास है, स्टॉक्स एट हैंड। एंड अगर स्टॉक्स नहीं है तो हमें कब और कैसे और कितना ऑर्डर करना है, तो ये भी हमें उसमें पता होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डरिंग बिफोर हैंड करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ रहे, वो कहीं पे डिसरप्ट ना हो, वो कहीं पे स्टॉप ना हो जाए। तो वाइटल आइटम्स को कांस्टेंट चेकिंग करना पड़ता है। फिर आता है इसेंशियल आइटम्स। दे मस्ट हैव ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज। हम ये जो इसेंशियल आइटम्स है, तो इसका ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी हमारे पास होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी क्या? ना कम ना ज्यादा, जितना लगता है उतना। सिंपल शब्दों में अगर आपको याद रखना है तो फिर से दोहराता हूँ, ऑप्टिमम यानी ना कम ना ज्यादा,
जितना हमको लगता है उतना। बस ये एक फ्रेज आप ध्यान में रखिए, आपको ऑप्टिमम शब्द का मीनिंग हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो वी शुड हैव ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल में डज नॉट नीड कांस्टेंट चेक ओवर आवर स्टॉक्स, बट इफ रिक्वायर्ड कैन यूज सब्स्टिट्यूट्स। अभी सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट्स इज एनी अदर प्रोडक्ट विच कैन रिप्लेस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है? ये एक पेन है, राइट? ये एक पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? दूसरे कंपनी का पेन हो सकता है। ये कंसिडर कीजिए, ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, इट इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट, कंसिडर दिस एज अ रॉ मटेरियल विच विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। तो ये एक रॉ मटेरियल एक कंपनी का है, तो दूसरा कंपनी या तो फिर दूसरा सप्लायर हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकता है, तो डिजायरेबल के अंडर वो आता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन होना बहुत चांसेस है इन कंफ्यूजन के, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, अभी ये 4 प्रकार के कॉस्ट है, तो वीईडी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दीज 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हमें वीईडी एनालिसिस इसके मदद से करना है। ठीक है, फर्स्ट आता है आइटम कॉस्ट। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस ऑफ द आइटम। इट विल बी हाई इफ इन्वेंट्री इज हाई। अभी ये एक एक्चुअल कॉस्ट है एक आइटम की, ठीक है, इसे आप रॉ मटेरियल ही कंसिडर कीजिए अभी फिलहाल के तौर पे। तो ये पेन है, अगर ये मुझे खरीदना है 100 और मुझे रिक्वायरमेंट है 50, तो अगर मैं इसे खरीदता हूँ 100, तो ये एक 10 रुपीज का पेन है, राइट? तो 100 इंटू 10 कितना हो जाता है? 1000 रुपीज हो जाता है। तो 1000 की मुझे जरूरत ही नहीं है, 100 पेन्स की मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे खाली 50 पेन्स की जरूरत है। तो अगर इसका कॉस्ट मैं कट कर सकता हूँ, अगर इसको मैं 50 पेन्स ही ऑर्डर करूँ, तो इसका कॉस्ट मुझे कितना पड़ेगा? 500 रुपये पड़ेगा, राइट? तो इसका स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, इट विल बी हाई इफ इन्वेंट्री इज हाई। इसका 100 इन्वेंट्री रखूंगा तो 1000 रुपये मुझे इसका कॉस्ट पड़ेगा। इसका मैं 50 इन्वेंट्री रखूंगा तो हाफ कर लीजिए, 500 रुपये मुझे लगेंगे। तो इसके मदद से आप देख सकते हो कि आइटम कॉस्ट के ऊपर बेस्ड हमें कितना ऑर्डर करना है रॉ मटेरियल हमारे स्टॉक रखने के लिए। इसके बाद आता है ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। अभी परचेस ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स सम चार्जेस विच आर नॉट नोटिसेबल बट आर प्रेजेंट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स एक्सेट्रा। अभी कुछ इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें उनकी कॉस्ट तो होती है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो होती है, प्लस इसके कुछ ऐसे हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको लगना है तो वो हो गया, उसका पैकेजिंग चार्जेस हो गया, उसको पैक करना है रॉ मटेरियल को तो उसका पैकेजिंग चार्जेस हो गया। फिर ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगते हैं, तो उसका चार्ज भी अलग से हमको देना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, टैक्स वैक्स लगता है, पैकेजिंग चार्जेस लगते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है सब ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट में। इसके बाद आता है होल्डिंग कॉस्ट। दिस में बी रिलेटेड टू द स्टोरेज, insurance charges of stock or inventory, labor cost associated with the handling of stock, etc. Also includes any damage, leakage or pilferage of the stock in hand. अभी हमारे पास जो स्टॉक एट हैंड है, मतलब हमारे वेयर हाउस में या तो फिर कहे गोडाउन में हमारे पास कुछ ऐसा स्टॉक है, ऐसा कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है जिसको हमें स्टोर करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस भी करना पड़ता है कभी कभी, और हमको उसको लेबर भी लगाने पड़ते ताकि वो यहाँ से वहाँ मटेरियल हैंडलिंग कर सके। ठीक है, तो ये सब कॉस्ट आ जाता है होल्डिंग कॉस्ट में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अगर कोई डेलिकेट फ्रेजाइल रॉ मटेरियल है तो उसको डैमेज ना हो, उसका लीकेज लिक्विड हो तो उसका लीकेज ना हो, और ऐसा चोरी चकारी भी हो सकती है थोड़ी सी जो कि स्टॉक एट हैंड है उसकी। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, और ये सब होल्डिंग कॉस्ट है ना, ये सब इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, ये सब आता है होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। अभी बढ़ते हैं फोर्थ कॉस्ट की तरफ, स्टॉक आउट कॉस्ट। These costs are the result of an inventory item running out of stock। मतलब कि हमारे पास अगर हमें ज़रूरत है 50 पेन्स की, तो मैं ऑर्डर करूंगा 50, राइट? लेकिन अभी मेरा स्टॉक आउट होने के चांस पे है, मतलब कि अभी खत्म होने वाला है मेरा स्टॉक, तो मैं इसे फिर से ऑर्डर करूंगा अगले 50 आइटम्स, अगले 50 रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ताकि मेरा स्टॉक आउट ना हो जाए और उसके वजह से मेरा प्रोडक्शन ना रुके, मेरा प्रोडक्शन स्मूथली चलते रहे, इसलिए ये कॉस्ट आती है उसमें। अगर ये स्टॉक आउट कंप्लीटली हो जाता है तो मुझे कुछ और दिन रुकना पड़ेगा,
जो कि मेरा हैम्पर कर सकता है, मेरा प्रोडक्शन, आगे का प्रोडक्शन मेरा हैम्पर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और ये कॉस्ट अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो इसका जो भी कॉस्ट है, वेटिंग कॉस्ट, आइडल टाइम वगैरह वगैरह, जो भी जितना भी हमको होल्ड करना पड़ता है, तो वो आ जाता है स्टॉक आउट कॉस्ट के अंदर। तो ये सारे टाइप्स, ये 4 टाइप्स के कॉस्ट है। तो इनके ऊपर बेस्ड हम वीईडी एनालिसिस करते हैं, कौन सा आइटम वाइटल है, कौन सा इसेंशियल है और कौन सा डिजायरेबल है। तो ये सब कैटेगरीज बनती है आइटम्स की बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया वीईडी एनालिसिस के बेस्ड। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एक्चुअल है वीईडी एनालिसिस। दिस एग्जाम्पल इज सेल्फ मेड। ये कहीं पे आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाई देगा, अगर दिखाई भी देता है तो क्या बात है, ठीक है, जाने दीजिए। अभी इसमें मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है कि हमारा डे टू डे जो हम फूड इनटेक करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड मैंने 3 कैटेगरीज बना दी है। वाइटल में मैंने रखा दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये 4 प्रकार के आइटम्स हर एक के थाली में होते हैं। वाइटल कैटेगरी इनको कहा जाता है। इसके बाद आता है इसेंशियल कैटेगरी, जिसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें ये वाइटल एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं, जैसे कि सलाद हो गया, दही हो गया, कर्ड हो गया, फ्रूट जूस हो गया। तो ये हम जनरली ये हमारे खाने के साथ हम खाते हैं, राइट। इसके बाद आता है डिजायरेबल, इसमें डाल दिया है मैंने अचार और पापड़। तो ये 3 कैटेगरी से, वाइटल तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो वाइटल सभी के पास होता है, लेकिन कईयों के पास इसेंशियल नहीं होता और डिजायरेबल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वाइटल और इसेंशियल दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन थर्ड कैटेगरी, डिजायरेबल कैटेगरी मौजूद नहीं होती है। और कुछ लोगों के पास तीनों कैटेगरीज अवेलेबल होती है, जिनका तो ऐसे लोगों का मील कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये सभी चीजों के साथ। तो ऐसे इस प्रकार से मैंने आइटम्स को कैटेगराइज किया है वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल में, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी एक्चुअल केसेस में ऐसा एग्जांपल आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये वीईडी एनालिसिस स्पेयर पार्ट्स में यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्लाइड में ही बताया। तो ये स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री में ये एग्जांपल तो ऑफकोर्स नहीं आने वाला, तो इसे आप एज अ एग्जांपल के तौर पे ही कंसीडर कीजिए। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।